कई बार दोस्तों क्या होता है कि जो हम बोते हैं वही काटना पड़ता है। ये जो कहावत है सही में चरितार्थ हो जाता है। अभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में एक नया घमासान फिर से शुरू हो गया। हुआ यूं कि अजीत पवार ने एनसीपी को तोड़ के या एनसीपी के उनके हिसाब से जो दावा कर रहे हैं 40 विधायक लेकर वो बीजेपी के साथ चले गए, या यूं कहिए एनडीए में शामिल हो गए और डिप्टी सीएम के साथ साथ 9 मंत्रियों ने शपथ भी ले लिया। उनका दावा है कि उनके साथ 40 लोग हैं। अब इसके ऊपर पहले मैं बाद में बताऊंगा कि बाकी लोग क्या बोल रहे हैं। मैं शरद पवार पे टिप्पणी करना चाहता हूं। शरद पवार ने बोला कि अजीत पवार ने हमें धोखा दिया। शरद पवार, जो मैं ये बोल रहा हूं, इसके पहले भी ये बात देवेंद्र फडणवीस ने भी बोल चुके हैं, और जो लोग पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत भी जानकारी रखते हैं वो बता सकते हैं कि यही वो शरद पवार हैं जो बसंत दादा पाटिल के को छोड़कर 40 विधायक लेकर, और उस समय उन्होंने सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने। ये 70s 80s के दरमियान की बात है। अब वो ये दावा कर रहे हैं कि उनके साथ ये गलत हो रहा है। मैं बाकी पार्टियों के बारे में बात करूंगा, पहले मैं चाहता हूं शरद पवार के बारे में मैं कुछ टिप्पणी कर लूं। दूसरा, शरद पवार ये बोल रहे हैं कि चूंकि नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने मध्य प्रदेश की एक सभा में आरोप लगाया कि एनसीपी ने इतने घोटाले किए, उससे लोग डर गए। अब अगर ये बात हो तो कुछ दिन पहले तक अजीत पवार वही बात बोल रहे थे। कल को अगर कोई और शामिल, जैसे जो लोग भी बोल रहे हैं कि ईडी के डर से लोग शामिल हो रहे हैं, अगर कल को वो लोग भी आकर एनडीए में या बीजेपी में शामिल हो जाएं तो लोग सेम बात उनके बारे में भी बोलेंगे कि वो डर गए। मतलब कहने के बात है कि अगर जो बीजेपी में शामिल हो गया या एनडीए के साथ चला गया वो डर रहा है, ये विपक्ष के लोगों को बोलना है, और जो उनके साथ है वो डर नहीं रहा है। मतलब जब तक उनके साथ है, जैसे वो बोलते हैं कि लोकतंत्र एक खतरे में है, दूसरा ये बोलते हैं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन चला के रखी है, तो लोग काउंटर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब मैं आता हूं एक दूसरा सवाल कि अगर आपने देखा होगा बिहार का चुनाव हुआ, जेडीयू और बीजेपी साथ मिलकर लड़ी थी। आखिर क्या बात है, आरजेडी से क्या सौदा हुआ कि नीतीश कुमार पूरा का पूरा पार्टी लेके छोड़ के चले गए। तब तो सेकुलरिज्म खतरे में नहीं पड़ी थी, तब तो ये कोई नहीं बोला कि नहीं इन्होंने कोई सौदा हो गया और नीतीश कुमार उनके साथ चले गए। तब कोई लोकतंत्र भी खतरे में नहीं आया। सेम बात महाराष्ट्र में हुआ। शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर लड़ी और बाद में शिवसेना महाआघाड़ी के साथ चली गई, तब भी किसी ने सवाल नहीं उठाया। पूरी की पूरी पार्टी अगर गठबंधन तोड़ के और दूसरे गठबंधन में चली जाती है चुनाव के बाद, तब कोई सवाल नहीं उठाता। तो आपका काउंटर, जब आप सवाल उठाते हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ भी होती है। आप ये मत सोचिए कि लोग, मतलब जो जनता है या जो पॉलिटिक्स के बारे में लोग जानते हैं वो इतना बेवकूफ़ है कि आप जो करोगे आपके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। सब लोग जानते हैं आप क्या कर रहे हैं। अब आते हैं कि देखिए पॉलिटिक्स है, अब जो ये घटना, जो मेरा दिमाग बोलता, मैंने रिपब्लिक भारत पे देवेंद्र फडणवीस का इंटरव्यू देखा था और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी उनका इंटरव्यू आया था। उनकी 2-3 बातें मेरे को मतलब स्ट्राइकिंग लगी। उन्होंने बोला मैं कोई चीज़ भूलता नहीं हूँ। पूरा जो ज़्यादा इस बात पे चर्चा हो रही है कि उनकी शरद पवार से बात हुई है और शरद पवार बाद में बोले, उन्होंने बोला कि ठीक है हमने बात किया, लेकिन वो सुबह सुबह क्यों चले गए। तो देवेंद्र फडणवीस ने इस पर बोला कि चलो इतना तो स्वीकार की कि हमारी बात हुई थी। मतलब उनके हिसाब से शरद पवार के निगरानी में ये सारी बातें हुई। शरद पवार ने उनको बोला, तब ये सरकार बनाने जा रहे थे, मंत्रिमंडल भी तय हो चुका था, लेकिन एन मोमेंट पे शरद पवार ने अपना हाथ खींच लिया।
अब इसमें सवाल आता है कि शरद पवार को जो लोग अगर बहुत बड़ा पॉलिटिशियन समझते हैं, मैं एक सवाल पूछता हूं कि आज तक एनसीपी महाराष्ट्र की एक नंबर की पार्टी नहीं बन पाई, अपने बूते पर उसने सरकार नहीं बनाई। आप कैसे बोल सकते हैं कि अगर शरद पवार इतने जुझारू नेता हैं, इतनी पकड़ है उनकी पॉलिटिक्स पे, तो उन्होंने अपने बलबूते सरकार क्यों नहीं बनाया? जो उन्होंने बोया था वही काटा। जिस तरह से वो तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं और वो पहले करके वो सरकार बनाए, वही उनके साथ हो रहा है। इसीलिए बोलते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो मेरे को वो बात जो बोला कि मैं कोई चीज़ भूलता नहीं हूँ। अब इस सवाल पे आते हैं कि मैं कोई चीज़ भूलता नहीं हूँ क्या? एक तो जब जैसा कि देवेंद्र फडणवीस अपने इंटरव्यू में बता रहे हैं कि जैसा कि उनको बताया गया कि शरद पवार के साथ मीटिंग हुई और उसके बाद उन्होंने पूरा तय किया कि वो कैसे मंत्रिमंडल की क्या उसका रूप होना चाहिए। उसके बाद वो लोग मंत्रिमंडल में वो शपथ लिए, वो लोग अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस। उसके बाद वो खींच लिए अपना हाथ। ऐसा मुझे लगता है दो कारण हो सकता है शरद पवार के इन निर्णय से। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि मैं सही हूं या नहीं। पहला चीज, क्योंकि शरद पवार चाहते हैं कि उनके जगह पर आगे उनकी लड़की जो है नेतृत्व करे। लेकिन ये सारे लोग जानते हैं जो महाराष्ट्र पॉलिटिक्स को समझते हैं या इंडिया में कोई भी जानता हो कि एनसीपी में शरद पवार के पास कोई भी और जो नेता है जो जमीन से जुड़ा है या जो जमीन पे कार्य करता है या जो उनका पकड़ है संगठन पे, वो अजीत पवार है। जैसे कि शिवसेना में राज ठाकरे जो थे उनका बहुत पकड़ था शिवसेना में, लेकिन वो चले गए और उन्होंने अपने पार्टी बनाई, अलग बात है। तो वैसे ही अजीत पवार का बहुत पकड़ है। तो वो नहीं चाहते थे कि अजीत पवार इतना पावरफुल बने। तो मेरा पहला गाना कि वो चाहते होंगे कि अजीत पवार को एक बार ऐसा मतलब एक ह्यूमिलिएशन हो या नीचे दिखाया जाए जिससे कि उनकी एक साख पे धब्बा है कि वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनकी थोड़ी लोकप्रियता जो है जहाँ पे भी होगा वो कम हो। दूसरा सबसे बड़ा कारण कि जब आपने देवेंद्र जब वो चाहते होंगे कि उन्होंने देखा होगा अजीत पवार थी शरद पवार ने कि जो बार्गेनिंग या जो पकड़ वो कांग्रेस और शिवसेना पे अपना चला सकते हैं या जो चाहे वैसे चला सकते हैं, वो बीजेपी के साथ नहीं चला सकते। क्योंकि बीजेपी आज के टाइम में वो बीजेपी नहीं है जो मोदी जी के पहले थी। आज बीजेपी ऐसे ही बहुत स्ट्रांग है। उनका थिंकिंग, उनका हर चीज़, उनका फाइट करने का कैलिबर, हर चीज़ बहुत डिफरेंट है। तो इस टाइम पे वो जब वो अपने ऐसे नेता लोगों को नहीं सुनते जो बहुत पुराने हैं, उनको भी वो नहीं सुनते, तो शरद पवार की वो पकड़ नहीं है, वो नहीं चल पाएगी जो वो कांग्रेस और शिवसेना के साथ चला सकते थे। तो दो कारण से वो बैकआउट हुए होंगे। आपको कैसा लगा? लोग तो बोलते रहेंगे ये वीडियो के बारे में। हाँ, एक और चीज़ मैं बीच में भूल गया कि जो भी पार्टी जो विपक्ष में है, देखिए जहां पे भी अगर पार्टी का अध्यक्ष या पार्टी के मुख्यमंत्री का दावेदार पार्टी के जो लीडर हैं उनके लड़का ही उस पर उत्तराधिकारी होगा, आज नहीं तो कल वो पार्टी में ऐसी बगावत होगी। आप लिख लीजिए। क्योंकि पार्टी के कोई भी आदमी पॉलिटिक्स में जाता है, वो कोई भी समाज सेवा नहीं, पॉलिटिक्स इज ए विन हाउ फाइट एंड विन, दिस इज द गेम। आपको लड़ना है और आपको जीतना है, यही पॉलिटिक्स है। जो व्यक्ति अगर ये बोलता है कि मैं पॉलिटिक्स नहीं करता, तो पॉलिटिक्स का मतलब पॉलिटिक्स होता है, कोई सोशल वेलफेयर नहीं है, सोशल समाज सेवा करने नहीं गया। आपको लड़ना है, जीतना है। जैसे पुराने जमाने में राजा को युद्ध करने जीतने के लिए हर हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। जो अगर युद्ध में अगर वो करके आप इतिहास गवाए, जो सिद्धांत के साथ युद्ध लड़ने गया, एक ना एक दिन वो धोखा खाता है और हार जाता है। आपने बाहर से जितने भी आक्रमणकारी आए हैं उनके बारे में इतिहास पढ़ लिया, ऐसा ही हुआ है। मैं अगर वीडियो उस पर बनाने जाऊंगा लंबा हो जाएगा। मैंने आपको बताया, आप इस पर सोच सकते हैं। तो कोई भी सोशल वेलफेयर करने नहीं आया है, ये फाइट टू विन है।
कोई भी व्यक्ति अगर पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है तो वो भविष्य के लिए करता है कि वो सीएम बने, अध्यक्ष बने या पीएम बने। तो कोई भी ऐसे जो परिवारवादी पार्टी है, अगर वो ज़िंदगी भर उसमें पॉलिटिक्स करते रहें, ज़मीन पे काम करते रहें और उनको वो पद नहीं मिलेगा, तो एक अंदर से कुंठा होगी। भले आज वो दबा के रखे, लेकिन जब भी मौका मिलेगा तो एक बार ज़रूर वो बाहर आएगा। आप समाजवादी पार्टी में देख लिए, मुलायम सिंह जी के साथ शिवपाल यादव ने कितना मेहनत किया, लेकिन आज शिवपाल यादव कहाँ हैं? और उनके लड़के ही, उनकी बहू ही समाजवादी पार्टी के पूरे होल एंड सोल हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।